हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके कोर्स में इंक्लूड जो चैप्टर है, जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, उसी की समरी इसमें बताई गई है। दोस्तों, जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये रचित पोएम है जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो समरी आपकी इस चैप्टर की दी गई है। दोस्तों, आप इसको देख लीजिए समरी आसानी से, और समरी जानने से आप समझ सकते हैं कि समरी के माध्यम से आप कविता का पूरा सारांश समझ सकते हैं, और उसमें जो बातें निहित हैं, जो कवि कहना चाहता है, वही बातें समरी में दी जाती हैं। यानी सारा निचोड़ जो है कविता का, इस पोएम में क्या चीज़ बताया गया है, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले एक बार आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, अभी तक पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे सीधे, और इसमें निहित जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने बताई हैं, उनको देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है समरी ऑफ द पोएम। समरी का मतलब आप समझते ही हैं, समरी का मतलब सारांश होता है दोस्तों। जी हाँ, कविता का सारांश जो है वो इस वीडियो में बताया गया है। देखिए कि इस कविता का क्या सारांश है। कविता जो पोएम आपकी है, इस पोएम का नाम एक बार फिर से जान लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। आफ्टर, देखिए पहले लिखा गया है आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अर्थात औद्योगिक क्रांति के पश्चात। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति के उदय के पश्चात, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब आप इंग्लैंड में जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद द होल ऑफ यूरोप, यानी सारा यूरोप, यूरोप का मतलब महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब यूरोप के ही देश हैं, वाज इन द ग्रिप ऑफ ग्रोविंग मटेरियलिज्म इन द 19th सेंचुरी। यानी औद्योगिक क्रांति के पश्चात इन द 19th सेंचुरी, अर्थात 19वीं शताब्दी में, द होल ऑफ यूरोप, यानी सारा यूरोप जो था, वाज इन द ग्रिप ऑफ ग्रोविंग मटेरियलिज्म, अर्थात जो भौतिकवाद का उदय हो रहा था, ग्रोविंग मटेरियलिज्म अर्थात भौतिक उदयवाद के ग्रिप में था, अर्थात उसके, आप कह सकते हैं कि उससे ग्रसित था या उसके चंगुल में था, ऐसे कह सकते हैं। यानी अर्थात 19वीं शताब्दी के बाद जो है, 19वीं शताब्दी में, अर्थात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पश्चात, यानी औद्योगिक क्रांति के पश्चात 19वीं शताब्दी में सारा यूरोप जो था वो क्या था, भौतिकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुका था, या भौतिकवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका था उस पर। आगे देखिए, मैन बिकम सो मच ऑक्युपाइड विथ द आर्ट ऑफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग दैट ही वाज कट ऑफ फ्राम द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड नेचर। जी हाँ, मैन बिकेम सो मच ऑक्युपाइड, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, विद द आर्ट ऑफ गेटिंग, यानी किस कला में, कला, आर्ट का मतलब कला में, ऑफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कमाने में और खर्च करने में, यानी कमाने और खर्च करने की कला में व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुका था, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका था। दैट ही वाज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड नेचर, यानी इतना व्यस्त हो गया था कि वो एकदम से कट गया था या एकदम से अलग हो गया था, किस चीज़ से, आर्ट एंड नेचर, यानी वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड नेचर, यानी कला और प्रकृति के संसार से एकदम से अलग हो गया था, या बिल्कुल छोड़ दिया था उसको। यानी कमाने, आप कमाने और खर्च करने का मतलब पैसे कमाने और खर्च करने में व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि उसको प्रकृति से प्रेम नहीं रह गया था, प्रकृति और कला को वो छोड़ ही चुका था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। ही बिगेन टू स्पेंड हिज नेचुरल पावर
इन सॉर्डिड थिंग्स, यानी उसने शुरू कर दिया था क्या करना, स्पेंड अर्थात खर्च करना नेचुरल पावर, अपनी जो प्राकृतिक शक्तियाँ थीं यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो शक्तियाँ थीं, जो टैलेंट थे जो मनुष्य को प्रदान किए गए हैं, तो उनको वो खर्च करना किन चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में खर्च करना शुरू कर दिया था, यानी उनका वो सदुपयोग नहीं कर पा रहा था। इन द फेस ऑफ ग्रॉस मटेरियल, अर्थात जो आप कह सकते हैं स्थूल भौतिकवाद था, स्थूल भौतिकवाद के सामने द ब्यूटीज एंड मैसेज ऑफ नेचर बिकेम मीनिंगलेस टू हिम, यानी स्थूल भौतिकवाद के सामने द ब्यूटीज अर्थात सौंदर्य एंड मैसेज और जो संदेश ऑफ नेचर, प्रकृति का जो संदेश और सुंदरता थी, बिकेम मीनिंगलेस टू हिम, यानी मनुष्य के लिए क्या हो चुकी थी, उसके लिए क्या हो चुकी थी, एकदम मीनिंगलेस हो चुकी थी, अर्थात निरर्थक या बेकार हो चुकी थी। यानी भौतिकवाद के सामने या स्थूल भौतिकवाद के सामने जो यानी प्रकृति के जो संदेश और जो सुंदरता थी उसके प्रति एकदम मनुष्य क्या हो चुका था, एकदम उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था उसने, अर्थात जो प्रकृति की सौंदर्यता थी वो उसके लिए क्या हो चुकी थी, एकदम मीनिंगलेस अर्थात बेकार हो चुकी थी। आगे देखते हैं, ही बिकेम ब्लाइंड टू द सी वेयरिंग द बोसम टू द मून, यानी वो समुद्र अर्थात जो समुद्र अपने मतलब चांद को आलिंगन करने के लिए जो उमड़ता हुआ मतलब अनंत सागर था, समुद्र था, और उसके बाद उसके प्रति वो क्या हो गया था, ही बिकेम टू ब्लाइंड, यानी समुद्र के प्रति वो एकदम अर्थात समुद्र जो चांद को आलिंगन करता हुआ है, आलिंगन करने के लिए उमड़ता हुआ समुद्र जो था उसके प्रति वो एकदम से अंधा हो चुका था। कहने का मतलब कि जो प्रकृति की सौंदर्यताएँ हैं या चांद या समुद्र की सुंदरता जो थी, ये सारी बातों से एकदम अनभिज्ञ हो चुका था, यानी उनमें कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं रह चुका था, यानी सब कुछ वो केवल कमाने खाने में ही, अपनी जीविका में या जो भौतिकवाद का विकास जो था उसी में व्यक्ति लगा हुआ था। और आगे क्या है कि द विंड हस्ड इन द ट्विलाइट, अर्थात शांत बेला, सांझ की बेला, सांझ के समय जो है जो ठहरी हुई हवाएं होती हैं उसकी सुंदरता जो होती है, तो इन सारी बातों से व्यक्ति एकदम से कट चुका था, एकदम से अलग हो चुका था, यानी प्रकृति की सुंदरता में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। आगे देखते हैं, द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर फेल्ड टू मेक एन अपील टू हिज हार्ट, यानी जो प्रकृति के सुंदर दृश्य थे वो फेल्ड टू मेक एन अपील टू हिज हार्ट, अर्थात व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करने में समर्थ नहीं थे, अर्थात असमर्थ थे, यानी व्यक्ति को प्रभावित जो प्रकृति की सुंदरता थी उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होता था। मेक एन अपील टू हिज हार्ट, यानी व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, उससे प्रभावित नहीं होता था, उसके सुंदर दृश्य जो प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं वो व्यक्ति के हृदय को आकर्षित करने में असमर्थ हो गए थे। आगे देखते हैं, द पोएट वाज सो मच डिस्गस्ट विद द मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ हिज एज दैट ही प्रिटेंडेड टू एम्ब्रेस पैगानिज्म सो दैट ही माइट वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेस लिविंग इन नेचर एंड एस्टेब्लिश हिज स्पिरिचुअल कम्युनियन विथ देम। यहाँ से देखते हैं, द पोएट वाज सो मच डिसगस्टेड, यानी व्यक्ति जो कवि था, कवि का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की बात हो रही है, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब यानी इतना निराश हो गए थे विद द मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज, यानी जो भौतिकवादी विचारधारा थी, भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ थीं, तो उनसे वो इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो क्या करना चाहते थे, आप हाँ टेंडेंसीज ऑफ हिज एज, यानी अपने समय की जो भौतिकवादी विचारधाराएं थीं, भौतिकवादी प्रवृत्तियां थीं, तो उनसे व्यक्ति कवि जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। तो इसके कारण दैट ही प्रिफर्ड टू एम्ब्रेस पैगनिज्म, यानी इसलिए वो क्या करना चाहता था, आप कह सकते हैं कि वो ग्रीक धर्म जो है उसको स्वीकार करना चाहता था, अर्थात
ईसाई धर्म को छोड़ करके, जो ईसाई धर्म का था तो उसको छोड़ करके वो क्या करना चाहता था, पैगनिज्म अर्थात ग्रीक धर्म जो था उसको स्वीकार करना चाहता था। सो दैट ही माइट वर्शिप, ताकि वो पूजा कर सके, वर्शिप कर सके गॉड एंड गॉडेस यानी देवी देवताओं की, लिविंग इन नेचर यानी प्रकृति में रहने वाले, प्रकृति में उपस्थित देवी देवताओं का वो पूजा कर सके, उनका दर्शन कर सके, एंड इस्टेब्लिश हिज स्पिरिचुअल कम्युनियन विद देम, और उनके साथ अपना आध्यात्मिक मिलन, स्पिरिचुअल कम्युनियन अर्थात आध्यात्मिक मिलन उनके साथ स्थापित कर सके। अर्थात व्यक्ति, कवि जो था अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, इस भौतिकवाद, स्थूल भौतिकवाद से या भौतिकवादी जो प्रवृत्तियां थीं उनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म अर्थात ग्रीक धर्म को अपनाना चाहते थे, ताकि वो अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकें जो इस प्रकृति में उपस्थित हैं, प्रकृति में उपस्थित होकर या प्रकृति में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा कर सकें और अपना एक आध्यात्मिक मिलन उनके साथ स्थापित कर सकें। तो ये दोस्तों आपकी इस पोएम की समरी हो गई, यानी इस कविता में कवि ने क्या बताना चाहा है, इस कविता में, कविता की लाइनों में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये आपने समरी में देख लिया। इसका सारा निचोड़ जो है, कविता का सारा निचोड़ समरी में दिया जाता है, सारांश में दिया जाता है, जिसको आपने देखा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, अपने सुझाव टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।